कैसे हैं आप लोग। आज से मैं साइंस का नया सीरीज़ शुरू करने वाला हूं। आज मैं आपको क्लास 10 चैप्टर 1 से शुरू करने वाला हूं और हमारा स्ट्रेटजी ये रहेगा एनसीईआरटी को पूरा कवर करना और एनसीईआरटी में प्रत्येक लाइंस को पढ़ना और उससे जितने भी प्रश्न आते होंगे उन्हें बताना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यह हमारा फर्स्ट वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 10 का। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जैसे कि आप हेल्प बुक से पढ़ते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं या फिर अदर बुक्स से पढ़ते हैं और एनसीईआरटी बहुत कम ही लोग पढ़ना चाहते हैं, तो मैं एनसीईआरटी को ही सिर्फ आपको कवर कराऊंगा और हेल्प बुक से भी कुछ मैं सहायता लूँगा आगे के चैप्टर्स में, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो सकें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। Consider the following situations of daily life and think what happens when। यह लाइन बोलता है कि कुछ कंडीशंस जो डेली लाइफ में आपके होते हैं उसे कंसीडर करिए। जैसे पहला, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। यदि हम लोग दूध को गर्मी के दिनों में सिर्फ रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें या फिर बोलें कि फ्रिज में ना रख के उसे बाहर रखें तो क्या होगा। एन आयरन तावा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। यदि एक आयरन नेल है उसको आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिए तो क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है तो वो क्या होता है। फूड इज़ कुक्ड। यदि फूड को खाना को पकाया जाता है तो उससे क्या होता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। यदि फूड का डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है तो वो क्या होता है। वी रेस्पायर। हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है। In all the above situations, the nature and the identity of the substance have somewhat changed। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारे प्रक्रिया यदि होती है तो पहले वो सब्सटेंस तो कुछ था और अब उसका आइडेंटिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और उसकी सारे जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous classes। तो जैसे कि पीछे क्लासेस में आपने फिजिकल चेंज पढ़ा होगा और केमिकल चेंज पढ़ा होगा, जो कि हम लोगों को यहाँ भी पढ़ना है। Whenever a chemical change occurs, we can say that the chemical reactions has taken place। तो अब देखिए, अब यदि केमिकल चेंज हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आइए मैं एक आम भाषा में आपको समझाता हूँ कि केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज किसे कहते हैं। फिज़िकल चेंज हम लोग उसे कहते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पदार्थ, कोई सब्सटेंस केमिकली चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं फिज़िकल चेंज। जैसे आपने पढ़ा होगा कि यदि एक मोमबत्ती को जलाया जाए तो वो जो मोम है पहले तो सॉलिड स्टेट में था और उसके बाद जलने के बाद मान लीजिए वो लिक्विड बन जाता है। या फिर आपका वाटर है, वाटर को जब आप 3 स्टेजेस जानते हैं, आइस हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, आइस में जब आप हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर लिक्विड हो जाएगा जो कि वाटर का फॉर्म कहते हैं, और उसको जब हीट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। तो ये है फिज़िकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, बड़ा ही आसान है, बस एक वर्ड का आंसर है। जब किसी भी चीज़ का केमिकल कंस्टिट्यूएंट बदल जाए या केमिकली वो चेंज हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। इसका मतलब पहले वह केमिकली कुछ चीज़ और था, अब वह कुछ और चीज़ हो गया है तो उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। इतना आसान है। तो यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। मैं आपको प्रश्न बताते चलूँगा कि एग्ज़ामिनेशन में आखिर कौन से प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यदि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ से कोई ख़ास प्रश्न आपके लिए नहीं बनता है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। You may perhaps be wondering as to what is accurately mean by a chemical reaction। तो जैसे मैंने बताया केमिकल चेंज, क्या बताया, केमिकल चेंज। तो अब हम लोगों को पढ़ना है उसी वो केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये सीधा सा मतलब है, जब केमिकल रिएक्शन होगा मतलब कोई सब्सटेंस में केमिकल चेंज होगा, मतलब कोई भी पदार्थ में केमिकल चेंज होगा।
लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हर एक चीज़ क्लियर नहीं होती है। आप 10 लाइन पढ़ेंगे तो आपको एक बात मिलेगी, इसीलिए कोई एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बहुत बातें सिर्फ आपको 1 से 2 लाइन में ही मिल जाती हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ाएं। यहाँ आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी आप देख सकते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, क्लीन उसे साफ़ किया गया है, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा है और उसे हम लोग सैंड पेपर से साफ़ कर लेते हैं। एक मैग्नीशियम रिबन देख लीजिए, उसे हम लोग सैंड पेपर से साफ़ कर लेते हैं। आगे के जो टेक्स्ट है या फिर कहेंगे जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है उसमें एक प्रश्न आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले उसे साफ़ क्यों किया जाता है। तो उसका आंसर ही मैं बताता हूँ आपको। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, सीधे सीधा ये मैं बता देता हूँ आपको कि आपको मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, जलाना है, उसी के लिए यह प्रयोग किया गया है। तो मैग्नीशियम रिबन आप देख सकते हैं यहाँ पे लेके हम लोग टंग के सहायता से उसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। और जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट कलर का ये पाउडर यहाँ पे गिर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, किसकी उपस्थिति में जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। तो क्या हो गया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले था ये मैग्नीशियम और अब क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब पहले कुछ और केमिकल था, अभी कुछ और केमिकल है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन। और इसमें जो हमारा पदार्थ है वह बदल गया, केमिकली वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज, और इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ तो उसी वहाँ पर जो सारी बातें हैं बस मैं वही आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बोलता है कि मैग्नीशियम को आप जब जलाते हैं तो उसके पहले रब क्यों किया जाता है। तो यदि मैग्नीशियम को छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब लेयर बन जाता है तो उसे हटाने के लिए हम लोग उसे क्या करते हैं, रब करते हैं, ताकि मैग्नीशियम को जब जलाया जाए तो वो आसानी से जले। चलिए अभी नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डार्जलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। तो यह प्रयोग जो मैंने आपको दिखाया वही है कि यह वाइट पाउडर के रूप में बदल जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलिए अब आगे आपका पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन अ फ्लेम और इज बर्न्ड। सीधे सीधा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो क्या होता है। तो जो प्रश्न आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसे याद कर लें। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो इसका आंसर यही है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और यहाँ पे रिएक्शन होता है किसके बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में होता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, जैसा आप सभी जानते हैं। इसके बाद देख लीजिए, एक और एक्टिविटी दिया गया है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। तो आप यहाँ जिंक ग्रैनुअल्स ले सकते हैं और यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैनुअल्स के बाद इसमें क्या करना है आपको, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब डाइल्यूट HCl या H2SO4 या आपको यहाँ क्या करना है, डालना है। तो आप देखेंगे कि इससे क्या निकलेगा, H2 गैस निकलता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ एक और प्रश्न है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रत्येक लाइन से आपको प्रश्न बनाना है और उसका उत्तर भी देख लेना है। तो ये आगे के चैप्टर्स में भी आपको पढ़ना है, एसिड के चैप्टर में भी ये पढ़ना है। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैनुअल्स रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट H2SO4 और HCl। तो आप पॉज करके प्रश्न को लिखते जाएं और आंसर तो आपको मैं बता ही रहा हूँ। प्रश्न ये है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैनुअल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 और HCl। तो इसका आंसर सीधा सीधा है H2 गैस निकलता है। क्या निकलता है, H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, पहले था जिंक ग्रैनुअल्स
थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, जिंक ग्रैनुअल्स, पहले क्या था जिंक ग्रैनुअल, और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से, और उसके बाद क्या बना देता है, ZnSO4 और प्लस क्या देता है, H2 गैस देता है। तो यदि ये H2 गैस देता है तो पहले तो जिंक था, अब ये जिंक नहीं रह गया, अब ये ZnSO4 बन गया। इसका सीधा मतलब है कि केमिकल चेंज हो गया। तो कौन सा रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम और आगे बढ़ते हैं। From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. तो यहाँ से एक और प्रश्न जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, यदि आप CBSE बोर्ड से हैं तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यह प्रश्न आप लिख लें। प्रश्न ये है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस और नॉट। वे कौन से ऑब्जर्वेशन है जो कि यह बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है तो क्या क्या हो सकता है। पहला है तो स्टेट चेंज, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो सकता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ सकता है। कलर उसका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, पहले कुछ और कलर था, जैसे नेल का कलर आप देख सकते हैं, नेल का कलर पहले कुछ और होता है और जब इसमें जंग लग जाता है तो उसका कलर बदल जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यहाँ जो आपने प्रयोग देखा इसमें H2 गैस निकलती है, तो ये भी क्या है, इसका पहचान है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको करने पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट का फॉर्मेशन होता है, या बहुत ऐसे रिएक्शन है जहाँ पे हीट की आवश्यकता होती है। तो ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आगे के पेजेस में। तो ये है सारे वे ऑब्जर्वेशन जो कि बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर के रूप में पूरे NCERT को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि आखिर एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आता है, इन टेक्स्ट प्रश्न कौन कौन से आते हैं। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि varieties of chemical reactions हैं जो कि हमारे चारों तरफ environment में हो रहे हैं। We'll study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो वही हम लोग